आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का डीबी लाइव में। आप देख रहे हैं हमारा खास शो नजर और नजरिया। और आज दूसरा दिन है मेरे शो का। आप तमाम दर्शकों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी तरह से आपका साथ, आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं दो अहम मुद्दों की। 24 घंटे में घटित हुई दो ऐसी घटनाओं की हम बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल तो यूं तो पहले से ही इस तरह की घटनाओं को लेकर उठते रहे हैं, लेकिन इन दो घटनाओं के बाद ये फिर से ज्वलंत हो उठे हैं। सवाल ये है कि आखिर नफरत की ये आग कैसे बुझेगी। नफरत की इस आग ने हमारे देश को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नफरत की इस आग ने हमारे समाज को इस तरह से बांट दिया है कि अब इसको पाट पाना मुश्किल ही लग रहा है। आखिर इसका हल क्या है। आखिर समाज में जो खाई बन गई है, दो मजहबों के बीच में ये जो खाई बन गई है, ये पटेगी तो कैसे। नफरत का जो कारोबार करने वाले ये टीवी चैनल्स हैं जो दिन परोसते हैं, आखिर इनको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा। दिन रात जो उन्होंने अपनी नफरत की दुकानें खोल रखी हैं, दिन रात ये हिंदू मुसलमान करते हैं, देश को बांटने की, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। और देश के अगर सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो ये नोएडा में जो टीवी चैनल्स हैं उसमें बैठे हुए ये एंकर्स हैं। मैं बात कर रही हूं यहां पर दो घटनाओं की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जिस तरह से आरपीएफ के एक जवान ने, जिसके ऊपर जिम्मा होता है रक्षा का, जो रक्षक था वही भक्षक बन गया, किस तरह से उसने 4 मासूम लोगों की जान ले ली। इनमें से एक उनका उसका सीनियर था जो उनके साथ मौजूद था और कुछ ही दिनों में वो रिटायर होने वाले थे। किसी चीज को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ और उसके बाद सबसे पहले उसने अपने सीनियर को गोली मारी और उसके बाद उसी बोगी में मौजूद एक शख्स को, जो कि मुसलमान था, जिनके दाढ़ी थी, यानी कि जाहिर तौर पर वो मुसलमान दिख रहे थे, पहले उनको गोली मारी। फिर उसका पेंट्री में जाके दूसरे शख्स को गोली मारी, वो भी मुसलमान थे, और तीसरे एक और शख्स को गोली मारी जिनकी आइडेंटिटी अभी पता नहीं चल पाई है। मैं आपको नाम भी बता दूं, असगर शेख जिनकी उम्र 48 साल है और कादर भाई जिनकी उम्र 62 साल है। इन दोनों लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। अपनी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को मौत के घाट उतारा। और उसके बाद जो उसके अल्फाज थे, जब असगर शेख जो है वो वहीं ट्रेन में नीचे फ्लोर पर पड़े हुए थे और अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त वो शख्स खड़े होकर वो कह रहा था, पाकिस्तान के एजेंट हैं, टीवी चैनल पे मैं देखता हूं, और अगर इस देश में रहना है तो योगी, मोदी और तुम्हारे ठाकरे, बस और कुछ नहीं। तो इन अल्फाजों से आप ये अंदाजा लगाइए कि नफरत किस तरह से जहन में घर कर चुकी है कि एक रक्षक ही भक्षक बन गया है। टीवी चैनल्स का वो हवाला दे रहा है, पाकिस्तान का एजेंट बता रहा है मुसलमान को और कह रहा है कि देश में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी ही। दूसरी खबर मैं आपको बता रही हूं जो कि हरियाणा से है। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा और जमकर बवाल हुआ है और अभी भी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि नूह में जो है वो 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है और 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि राजस्थान भरतपुर जिसकी सीमा लगती है उस पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अभी फिलहाल वहां पर पैरामिलिट्री की 13 जो कंपनियां हैं वो तैनात कर दी गई हैं। आप ये देखिए कि जब ये यात्रा शुरू हुई थी उससे पहले मोनू मानेसर, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, जिसको राजस्थान पुलिस ने फरार करार दिया हुआ है क्योंकि 2 लोगों की हत्या का जो आरोप है वो उसके ऊपर है। और ऐसे में वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस यात्रा के बारे में लोगों को बता रहा था, ये कह रहा था कि भारी से भारी तादाद में वो वहां पर पहुंचे। सवाल ये उठता है कि ये पूरी घटना जब घटित हुई तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा था। अगर ये पता था कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले लोग, मेवात इस तरह का पूरा इलाका है, जाहिर सी बात है सेंसिटिव एरिया है, वहां पर जिस तरह की
फिलहाल में घटनाएं भी हुई हैं उसके बाद, तो आखिर पूरे इंतजाम निजाम क्यों नहीं किए गए थे। और इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 लोगों की इस पूरे हिंसा में जान चली गई है, जिसमें अंजुम मस्जिद के जो इमाम हैं, जिनकी उम्र 20-21 साल बताई जा रही है, उनकी मौत हो गई है। 3 और लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक होमगार्ड जो है उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। 12 बजे के आसपास गुरुग्राम के सेक्टर 57 की इस मस्जिद में हमला किया गया। इस मस्जिद के बेसमेंट में मदरसा है और हमले में जो वहां के इमाम हैं उनकी इसमें मृत्यु हो गई है। तो अब ये सवाल उठ खड़े होते हैं इन दोनों घटनाओं को देखते हुए कि ये जो नफरत है वो किस तरह से पनप रही है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। इस सारी नफरत के लिए जितने जिम्मेदार नोएडा में बैठे हुए तमाम पत्रकार हैं, उतने जिम्मेदार वो नेता हैं जो अपने मंचों से लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, कहते हैं अब बजरंग बली के नाम जो है बटन दबाएं और वोट दें। जब इस तरह की बातें खुले मंचों से की जाएंगी और जब इस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, खुली छूट नोएडा में बैठे इन पत्रकारों को दी जाएगी, तो उसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है और हर रोज भुगत रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ सीनियर पत्रकार कुर्बान अली साहब, जो पत्रकार कुर्बान साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो 2 घटनाएं आपने फिलहाल देखी हैं पिछले 24 घंटे में, चाहे हम हरियाणा की बात करें या फिर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस की बात करें, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बुशरा, ये आज की या कल की घटना नहीं है। इसके पीछे एक पूरा जो पैटर्न है वो देखना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में जो हालात इस देश में रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो उसमें इसी तरह का माहौल पैदा किया गया, इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई और ये उसी की बानगी एक तरह से है। आपने मोनू मनेसर का जिक्र किया, लेकिन यही वो जगह है जहां जुनैद को जो रोज़े में था उसको मारा गया था। यही वो इलाका है जहां पहलू खान की हत्या की गई थी। यही वो इलाका है जहां गाय की तस्करी के नाम पर लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। तो ये एक पूरा सिलसिला है और असल चीज़ ये होती है, आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कई चीज़ों को, कई सवाल खड़े किए कि प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है। आप देखिए, मणिपुर पिछले कई महीने से जल रहा है। मैं यहाँ इसलिए जिक्र करना इसका ज़रूरी समझता हूँ कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और ये पूछा है कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर, ये क्या यही डेमोक्रेटिक तरीके से सरकारें ऐसे ही काम करती हैं? क्या हिंदुस्तान में एक पूरे राज्य को आग के हवाले कर दिया गया है और कोई उसकी खैर खबर नहीं ले रहा है? तो यही घटनाएं मेवात में आप कहिए कि एक बानगी है, एक उदाहरण है, लेकिन ये पूरे देश भर में ये घटनाएं हो रही हैं और हमने ये देखा है कि ये सारी घटनाएं राजनीतिक कारणों से हैं, चुनाव जीतने के मकसद से हैं और पोलराइजेशन करने के मकसद से की जा रही हैं, ताकि एक जो ब्लेटेंट मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा है उसको चलाया जा सके। उत्तर प्रदेश में कहा गया कि साहब यहाँ माफियाओं को ज़मीन में मिला देंगे। आप ज़रूर ज़मीन में मिलाइए माफियाओं को, लेकिन क्या कानून अपने हाथ में लेने का हक तो सरकार को भी नहीं है? कोई एक सिस्टम होगा, उसी के तहत चलेगा ना ये। और आप ये कहें कि नहीं साहब हम एनकाउंटर करके, हम बुलडोज़र चला के, तो माफ़ कीजिएगा, ये किसी सिविल सोसाइटी में और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सारी हरकतें वहाँ होती हैं जहाँ तानाशाही होती है, जहाँ आर्मी डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ मोनार्की होती है, कि वहाँ
कोई दूसरी आवाज़ नहीं सुनी जाती। और ये इसलिए भी अहम है कि माफ़ कीजिएगा, मुझे मैं ये कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि जिस दिन हमारे जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन जुमे का दिन था। वहाँ मोहसिन खान नामक एक युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो देखने में मुसलमान जैसा लग रहा था। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो उससे मुसलमान मालूम होता था, उसके दाढ़ी थी। ये पहले दिन की घटना है, और उस दिन के बाद से आज तक झारखंड में घटनाएं हो रही हैं, बिहार में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। ये ऐसे राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर लिंचिंग की घटनाएं हुई है। उस लिंचिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। और हेट स्पीच की बात तो आपको मालूम ही है कि अभी 2 साल पहले दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद के बाद माफ कीजिएगा, जिस तरह के भड़काऊ भाषण दिए गए, नरसंहार की बात की गई, जेनोसाइड की बात की गई, और उसको कोई भी सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, मैंने और जस्टिस अंजना प्रकाश ने एक PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये क्या हो रहा है। ये खुलेआम लोग, असामाजिक तत्व जो अपने आप को स्वामी और योगी कहते हैं, और वो तथाकथित धर्म संसदों के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमें इस देश के संविधान में, संसद में, कानून व्यवस्था में यकीन नहीं है। और ये बात उस व्यक्ति ने जो इसी मुकदमे में जेल गया और अब जमानत पर है, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर के प्रदर्शन करते हुए कहा। और अब पिछले महीने ही उसके ऊपर डिफेमेशन की कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है। सवाल ये है कि अगर हम ये छूट दे देंगे कि जो जिस व्यक्ति के जो मन में आए वो करे, जिस तरह के नारे चाहे वो लगाए, जिस तरह की वाहियात बातें वो करे, उससे खुली छूट, क्योंकि सरकार की पुष्टपनाही उनके साथ में है, जो करंट डिस्पेंसेशन है वो उनके साथ नजर आता है। तो इसलिए इस तरह की घटनाएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं। और मैं तो उस दिन से डरता हूं जो ये बातें करने वाले लोग हैं, जो गृह युद्ध, सिविल वॉर, नरसंहार की बातें करते हैं, वो कहीं हकीकत में न बदल जाए। इसलिए अभी वक्त रहते हुए इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना हालात जब हाथ से निकल जाएंगे तो फिर उन पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। हमने पिछले 75 सालों में देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा का नंगा नाच देखा है, जो कई कई महीने चला और इसमें हज़ारों लोग मारे गए। लेकिन अब इस चीज़ को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो। जो भी नफरत के नाम पर जो भी करें, उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, और इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपसी नफरत, मजहबी नफरत इस रंजिश में बदल जाए कि जिससे लोग एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जाए। बिल्कुल। राकेश जी, अभी आप कुर्बान साहब को सुन ही रहे हैं कि हालात ऐसे पैदा ना हो जाए। मुझे लगता है कि हालात ऐसे बन ही गए हैं। पिछले 9.5 साल में अगर तमाम घटनाक्रम को हम देखें, तमाम लिंचिंग्स को हम देखें और इसी तरह की तमाम घटनाओं को देखें, तो ये साफ तौर पर लगता है कि कई जगहों पर ये देखने के लिए मिला है कि पुलिस खड़ी है और वहीं पर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस खड़ी है और वो तमाम तरह की चीजें हो रही हैं जिसको उसे रोकना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन का, सरकार का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है, तभी इनके हौसले इतने बुलंद हैं, तभी इस तरह की हरकतें जो हैं, इस तरह के वाकयात लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लग नहीं रहा है कि इसमें किसी तरह से कोई कमी देखने के लिए मिलेगी। जी बुशरा, मैं कुर्बान साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, और आपने जो हालात का जो जायजा लिया है, जो तस्वीर आपने पेश की है, यकीनन वही आज मुल्क के सामने है और हम सब लोग उसको देख रहे हैं, उसकी शिनाख्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। और जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो देखते हैं कि मुल्क में इस वक्त एक ऐसे हुक्मरान है जो खुद कपड़ों के आधार पर, कपड़ों की बिना पर लोगों की पहचान की बात करते हैं, और जो
जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुआ, वो कपड़ों और वेशभूषा के आधार पर, उसकी जो दाढ़ी वगैरह थी उन लोगों की, उसके आधार पर उस हत्यारे ने उनकी शिनाख्त की और एक एक करके चुन चुन कर उन्हें गोली मारी। हम उस निजाम में हैं जिसमें संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री देश की राजधानी में गोली मारो फला फला को ऐसे नारे लगाता है। हम उस दौर में जहां पर अदालतें ये कहती हैं कि ये नारा मुस्कुराकर दबाया गया था, यानी हेट स्पीच को और हेट स्पीच देने वाले को इस बिना पर अदालतें छोड़ रही हैं कि उसने मुस्कुराकर कहा था। ये किसी सभ्य समाज में न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी सवालिया निशान है। तो जिन इकाइयों से, जिन स्तंभों से, जिन खम्भों से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो इस जमहूरियत को बचाने का काम करेगा, वो चारों के चारों खंभे भर भरा कर डहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चौथा खंभा हम और आप भी हैं बुशरा साहिबा, हम सब हैं उसमें। जी यद्यपि हम बड़प्पन की वजह से हम अपनी तरफ से कह ही दे रहे हैं कि हम सब हैं, लेकिन कम से कम इस फोरम पर हम जो 3 लोग हैं, हम उस नफरती फौज में शामिल नहीं हैं जो मुख्यधारा का मीडिया कहलाता है। देश को इस हाल में पहुंचाने के लिए जितना जिम्मेदार एक खास तरह का विचारधारा परिवार है, एक कुनबा है, सत्ता में बैठे लोग हैं, उतना ही जिम्मेदार मुख्यधारा का मीडिया है, जिसे मैं मीडिया मंडी कहता हूं बुशरा जी। वो बोली लगाती है सिर्फ, और उस वक्त अपना धंधा करते समय वो ये भूल जाती है मीडिया मंडी कि ये उसके प्रोग्राम, उसकी हेडलाइंस, उसके थंबनेल्स आने वाले दिनों में किस तरह की नफरत की पैदावार खड़ी कर रहे हैं। उसका एक नजारा हमने चलती ट्रेन में देख लिया है। वो चेतन कुमार चौधरी कोई अकेला नहीं है, एक पूरी जमात, एक पूरी पीढ़ी इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसकी निगाह में इंसान और इंसान की कोई कदर नहीं बची है। वो कब किसको मार दे, लिंचिंग की घटनाएं अभी कुर्बान साहब ने गिनाई, इतनी सारी घटनाएं हम सब जानते हैं, और उसके बाद हो क्या रहा है। मॉब लिंचिंग के एक आरोपी की जब मौत हो जाती है तो उसके शव को तिरंगे से, बाकायदा उसके शव पर तिरंगा उड़ाया जाता है। क्या दुनिया के किसी सभ्य समाज में, किसी मुल्क में इस बात की कल्पना की जा सकती है कि कत्ल का आरोपी, एक मुलजिम, अगर वो किसी कारण से उसकी मौत हो गई तो उस देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी लाश पर उड़ाया जाएगा? हमने ये देखा है। जी मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत होता है, उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं, जय जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, और ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड है, राज्य प्रायोजित है, यहां से लेकर मणिपुर तक। मणिपुर की आपने जिक्र किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। इसके बाद भी वो सरकार कायम रहेगी, वो सरकार बनी रहेगी। इतना निर्लज्ज, इतना बेशर्म समय आ गया है ये। जब चुनाव होते हैं तो हिंदू मुसलमान करने की इंतहा हो जाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं ईद पर बिजली आती है तो होली पर भी मिलना चाहिए। जब विभाजन करने वाली ताकतें खुद हुकूमत में बैठी हों तो वो नफरत चलती ट्रेन में भी आपको जी मिलेगी, आपके घरों तक पहुंचेगी, मोहल्लों, चौपालों, गलियों और नूह के कस्बे और मस्जिद तक भी पहुंचेगी ये आग अब रुकने वाली नहीं है। जिंदगी कितनी खतरे में है बुशरा जी, कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। एक शेर मुझे याद जी आता है, घर से निकला हूं अब अलविदा कहिए, घर से निकला हूं अब अलविदा कहिए, अब मुझे सुपुर्दे खुदा खुदा कहिए। हम नहीं जानते घर से जी निकलेंगे तो सचमुच वापस लौटेंगे कि नहीं, हमें कौन किस बिल्कुल। और शनाख्त के यही आधार डर, पर मार देगा। जी जी बिल्कुल राकेश जी, और यही डर जो है हर उस शख्स को नजर आ रहा है, खासतौर पे मैं यहाँ खुले तौर पर बोलूंगी,
हर मुसलमान को, जो बज़ाहिर मुसलमान दिखता है, जो दाढ़ी टोपी वाला है, कुर्ता पजामा पहनता है, या जो हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती हुई औरत है, जिसको पूछने की जरूरत नहीं है, बज़ाहिर दिखती है। अब आप ये देखिए कि इस वाकये के बाद जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुआ है, अब कोई भी ऐसा शख्स, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से एक मासूम मदरसे वाले बच्चे को ट्रेन में ही किस तरह से मार दिया गया था, वो भी हमने देखा। लेकिन यहाँ तो आप ये देखें, रक्षक जिसको देख के हमें लगता है कि ये हिफाजत करेगा हमारी, उसकी तरफ से ही ओपन फायर किया गया है और 40 मिनट तक ये आतंक जो है चलती ट्रेन में होता रहा। और वो बार बार वो तस्वीर मेरे जहन में आती है कि जब असगर शेख जो है वो जमीन पर पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, और ये जो जवान है ये हाथ में अपनी राइफल लिए वो तमाम चीजें कह रहा है। कुर्बान साहब, आप ही बताइए कि कोई तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। आखिर ये जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारों के नाम पर जिन्होंने नफरत की दुकानें सजा रखी हैं, जो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, जो सत्ता में बैठे लोगों का ढिंडोरा पीटते हैं, उन्हीं की जबान बोलते हैं, दिन रात सिर्फ नफरत बोते हैं। आज भी मैं तमाम चैनल्स को देख रही थी, हरियाणा के इस इंसिडेंट के बाद एक तरफा रिपोर्टिंग, एक कम्युनिटी, एक समाज को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, उन्हें आतंकी और अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। इनकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी। आखिर ये होगा कैसे? इनका नंगा नाच तो पूरे 9 साढ़े 9 साल से चल रहा है। सबसे ज्यादा ये लोग जिम्मेदार हैं। इनके हाथों में भी उतना ही खून लगा है जितने उस कातिल के जिन्होंने इन लोगों को मारा है। मिश्रा सही कह रही हैं। अभी हमारे काबिल एहतराम दोस्त डॉक्टर राकेश पाठक साहब ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि ये क्या माहौल इस मुल्क में इस वक्त बना दिया गया है। ये देखिए, एक दिन में नहीं बना है। आज से 40-42 साल पहले जब हम जर्नलिज्म में आया था मैं, तो उस वक्त जर्नलिज्म को एक ऐसा पेशा, एक प्रोफेशन आ जाता था कि जिसकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जिसे समाज में एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती है कि अब वो माहौल नहीं है और मैं अपने आप को सिविल सोसाइटी के बीच में या आम लोगों के बीच में जर्नलिस्ट, सहाफ़ी या पत्रकार बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने ये अपनी आइडेंटिटी बताई, डिस्क्लोज़ की ऐसे लोगों के बीच में जो मुझे नहीं जानते हैं, तो वो मेरे बारे में ख़राब राय बनाएंगे। हो सकता है उस वक्त तक, जब तक मैं ये ना कहूँ कि मैं पत्रकार हूँ, मेरे बारे में उनकी अच्छी राय हो, लेकिन बाद में ये कहने पर तो क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और वो क्रेडिबिलिटी क्यों ख़त्म हुई? वो इसीलिए हुई कि इसमें एक तो सियासत ने अपना रोल अदा किया और उसके साथ साथ कॉरपोरेट ने कि वो उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है कि पैसे के लिए वो कुछ भी करेगा। तो नतीजा ये है कि जो एक नोबल प्रोफेशन था, जिसकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अब नहीं रही और वो हम लोग जाने अनजाने उन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल होते रहे। देखिए, मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि हमारी ये जो 75 साल की जमहूरियत है, आज़ादी है, इसमें इमरजेंसी 19 महीने का एक ऐसा दौर आया था जब ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, 1 लाख से ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर, ख़ास करके अपोजिशन पार्टीज़ के लोग जेलों में डाल दिए गए थे। अदालतें डरती थीं, अखबारों पे सेंसरशिप लागू हो गई थी। लेकिन तब भी वो दौर मैंने देखा है। मेरे वालिद 19 महीने जेल में थे इमरजेंसी में, लेकिन मुझे उस वक्त ये खौफ नहीं आता था कि मैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे नंबर 2 का शहरी बना दिया गया हूँ। उस वक्त मुझे ये नहीं लगता था, मुझे ये लगता था कि हम जो सफ़र कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जो उस वक्त का सत्ता प्रतिष्ठान था, हुक्मरान जमात थी इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ जो लोग मुखालिफत कर रहे थे सड़कों से लेकर के और संसद तक, उन सबको बंद कर दिया गया था, वो आवाज़ दबा दी गई थी। लेकिन उसमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। आज हालात ये हैं कि पिछले 10 साल में जो माहौल बना है उसमें ये बता दिया गया है कि देखिए, ये मुल्क
मेजॉरिटी कम्युनिटी का है और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को यहाँ नंबर 2 का शहरी बन करके रहना होगा, यानी हमारे रहमो करम पर रहना होगा। ये आइडियोलॉजी क्या है? ये आइडियोलॉजी है गोलवलकर साहब की वो किताब वी अवर नेशन हुड डिफाइंड, जो आज के करंट डिस्पेंसेशन की गीता, बाइबल और कुरान है। उसमें गुरुजी लिख गए हैं कि यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें विशेषाधिकार की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें हमारे रहमो करम पर रहना होगा। जाति व्यवस्था को, जो मनुवादी व्यवस्था है 5000 साल की, उसको गुरुजी ने सर्वश्रेष्ठ बताया। महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होंगे, दलितों के अधिकार नहीं होंगे, आदिवासियों के अधिकार नहीं होंगे, पिछड़ों के अधिकार नहीं होंगे। और इसलिए अब ये माहौल बना दिया गया कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है वो डी फैक्टो बना दिया गया। डी जूरे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डी फैक्टो बना दिया। नतीजा ये हुआ कि आज हमारी अदालतें, हमारा मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी वो उसी एजेंडे को फॉलो करते हैं। और अब तो ये बात होने लगी है, और अफसोस की बात ये कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबसे बड़ा फेलियर उनका है, क्योंकि वो भी उसी नैरेटिव पर चलने लगी है। और कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडरों ने मुझसे कहा कि साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने जो रास्ता दिखा दिया है उसकी मुखालिफत करना बड़ा मुश्किल काम है, उस पर हम नहीं जाते। यहाँ मैं उसके लिए उन घटनाओं को भी बता देना चाहता हूँ। कश्मीर भारत का एक हिस्सा है तो उसकी एक बड़ी वजह धारा 370 थी, जो हमने अपनी संविधान सभा के जरिए से और कश्मीर की संविधान सभा के जरिए से एक गारंटी दी गई थी कि इस कश्मीर के विशेषाधिकार। अब आज की नस्ल को तो शायद ये याद ना हो कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं था। वो 22 अक्टूबर 1947 को जब कबायलियों का अटैक हो गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद वहाँ हरि सिंह ने भारत में विलय का प्रस्ताव किया और तब हमारी सेना गई और तब हमारा कंट्रोल हुआ। और उसके बाद हमने विशेष परिस्थितियों में एक खास शर्तों के साथ कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। वो आज हमने वो जो कॉर्ड थी वो काट दी, धारा 370 खत्म कर दी गई। इस देश में, माफ कीजिएगा, एक जगह सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज, अयोध्या में राम मंदिर की बात, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता कि वो कितना सही था, गलत था, लेकिन इस मुल्क की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती थी कि जो अयोध्या मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने चलाया था वो गलत था। बाबरी मस्जिद का ढाया जाना गलत था, लेकिन जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सबके मुंह पर खामोशी का एक लेबल लग गया और आज सब मानने लगे हैं। बल्कि बाकायदा तौर पर चंदा दिया गया जब पहुंचा गया। और पहले पार्टी के लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि इट वाज आवर फादर्स अनफिनिश्ड एजेंडा, वी आर थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन क्या हुआ इन सारी बातों से? और आपने ट्रिपल तलाक ले आए, अब आप यूसीसी ला रहे हैं, वो लाएंगे नहीं, खैर दिखावा है, वो भी मुसलमानों को डराने के लिए और एक पोलराइज करने के लिए। मगर आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिसने शपथ ली है संविधान की कि वो बिना राग और द्वेष के इस देश के सभी नागरिकों और इस प्रदेश के सभी नागरिकों के साथ इंसाफ करेगा, वो आदमी कहता है कि वो ज्ञानव्यापी तो मस्जिद है ही नहीं, तो उसको क्यों मस्जिद कहा जाता है? उसके बाद आप क्या उम्मीद करेंगे? वहां की सरकार से आप कुछ इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? कल को फिर मथुरा का भी मामला उठाया जाएगा, क्योंकि मेरे कानों में वो नारे अभी भी गूंजते हैं जब अयोध्या मूवमेंट चल रहा था कि 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी कोई मजार। तो कानून बन गया, रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है 92 का, और उसके बाद ये कह दिया, तय हो गया संसद में और संविधान सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि भाई ये अयोध्या एक्सक्लूड हो गया, इसमें फैसला भी आ गया, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब कहीं और बाकी जगह ये तूफाने बदतमीजी नहीं होगी, लेकिन हो रही है। जब ये हो तो आप कैसे उस चिंगारियों को रोकेंगे? क्योंकि किसी भी टॉलरेंस की कोई हद होती है, कोई इंतहा होती है, कोई सीमा होती है। सुबह शाम अगर आप एक कम्युनिटी को चिढ़ाएंगे, गालियां देंगे, तो फिर फारसी की मसल है, तंग आमद बजंग आमद, फिर लोग जंग पे आमादा होते। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि देखिए बड़ा खूबसूरत मुल्क है,
हजारों साल से हम लोग एक साथ रहते आए हैं। उस वक्त ना डेमोक्रेसी थी, ना सेक्युलरिज्म था, लेकिन सर्वधर्म संभाव था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी और लोग आपस में रहते आए थे। कभी भी जो कहा जी जाता है कि 800 साल का मुस्लिम रूल, उसमें कभी भी राकेश जी 25% से ज्यादा बिल्कुल मुसलमानों की तादाद नहीं रही। और ये बिल्कुल पाकिस्तान के बनने से पहले तक की बात मैं कह रहा हूँ। और आज भी 15-16% कहे जाते हैं कि वो हैं। तो लेकिन चाहे वो औरंगजेब का ज़माना हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली का ज़माना हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना हो, जिन्हें हिस्ट्री में आजकल विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त भी कभी मुसलमान हुक्मरान ज़रूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किसी आम हिंदू को चोट पहुंचाई हो, कोई दंगा फसाद किया गया हो, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि वो बिल्कुल, एक आपने तरीका। तारीख के सारे औराक जो हैं वो यहाँ पर पलट दिए और तमाम वो एक तरह से आपने एक ऐसा खाका, एक ऐसी तस्वीर खींची जो बताती है कि कैसे हजारों साल से एक साथ हम रहते आए हैं और किस तरह से मुगलों का नाम लेकर एक जो नफरत जो फैलाई जाती है उसका भी एग्जाम्पल आपने यहाँ पर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है राकेश जी कि कब तक इलेक्शन के नाम पर कि इलेक्शन जीतना है इसलिए ये नफरत हो रही है, इलेक्शन जीतना है इसलिए यहाँ पर दंगा हो गया, इलेक्शन जीतना है इसलिए इस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है वाकई में ये सिर्फ इलेक्शन जीतने तक महदूद है या फिर ये एक आरएसएस का एक ख्वाब है जिसको वो जी रही है फिलहाल? देखिए जी, सिर्फ इलेक्शन तक तो महदूद नहीं रहने वाला। उनका जो अंतिम लक्ष्य है, उनका जो टारगेट है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ही है। आपने जिक्र किया था उस संत समागम का, यद्यपि मैं उसे संत सम्मेलन भी नहीं कहना चाहता, उनमें से कोई संत नहीं था। उनके नाम भी लेने में यति नरसिंहानंद इत्यादि इत्यादि, बहुत खेद होता है उनके नाम लेने में। उसके बाद प्रयागराज में हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाने के लिए बाकायदा समिति बनी थी और शायद उसे 2023 के माघ मेले तक संविधान प्रस्तुत करना है। मेरा एक वीडियो है, मुझे देखना पड़ेगा कब उन्हें बनाकर देना था। आप सोचिए, जिस देश में अलग खालिस्तान की मांग गैर कानूनी है, उस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग गैर कानूनी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होना चाहिए? आपने राम मंदिर का जिक्र किया। कल कुर्बान साहिब, कल गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में थे। उन्होंने कहा माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया। यानी इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का श्रेय भी प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। ये वाक्य है, आप चेक कर लीजिएगा, ट्विटर पर सब जगह आपको मिल जाएगा। अमित शाह ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया और राम मंदिर का रास्ता तय हुआ। जब व्यवस्था के खिलाफ पूरी व्यवस्था एक विचारधारा के तहत चल रही हो, सारे अंग उसके प्रभाव में हो और जनता भी, माफ कीजिए आप दोनों के अलावा मैं ही उस बहुसंख्यक समाज से हूं। मैं तो खैर धर्म जाति की सब बेड़ियां वर्षों पहले तोड़ चुका हूं। मैं तो इंसानियत के धर्म में यकीन करता हूं। मेरी जाति जिंदगी से लेकर मेरा पूरा कुनबा, यद्यपि ये फोरम नहीं है उसका जिक्र करने का, फिर भी मैं ये जी कहना चाहता हूं कि बहुसंख्यक समाज इस देश का पागल हो चुका है। जिस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं कुर्बान साहब, मैं तो हमेशा इन लोगों से पूछता हूं कि तुम 100 करोड़ होकर अगर खतरे में हो तो तुमसे ज्यादा कायर, नकारा और कोई हो ही नहीं सकता। वो भी तब जब तुम्हारा हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री है। तुम्हारे हिसाब से पूरा नक्शा तुमने भगवा कर लिया है, फिर भी इतना डरे हुए हो। किससे डरे हुए हो? 18 लोगों से। तुम तो 82 हो, फिर क्यों डरे हुए हो भाई? इतिहास की बात कही कुर्बान साहब ने। सच बात यह है कि ये जो विकृत इतिहास इन लोगों को परोसा गया सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, इनको नहीं मालूम कि औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू राजा थे। इनको नहीं मालूम औरंगजेब के समय दुनिया की कुल वित्त व्यवस्था में 27% 21% योगदान भारत का था औरंगजेब के समय। इनको जो गलत इतिहास पढ़ाया गया हिंदू मुसलमान करने के लिए, सिर्फ नफरत की राजनीति के लिए, और ये सिर्फ सत्ता हासिल करने तक रुकने बिल्कुल। वाला और नहीं है। राकेश जी ये बिल्कुल, और जो एक पट्टी आंखों पर पड़ गई है वो लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी हटने वाली है।
जिस बिल्कुल। तरह की खाई जो है बन गई है वो लग नहीं रहा बहुत जल्दी पटने वाली है। और इसका सीधा सीधा राजनीतिक फायदा किस पार्टी को है ये बहुत मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लाग लपेट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कुर्बान साहब कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि नफरत की राजनीति जो है पूरे चरम पर है और उनको ये लग रहा है ये सब कुछ करके लगातार उन्हें सत्ता हासिल हो रही है। 2014 में, 2019 में, हम उत्तर प्रदेश की बात करें एक बार, दूसरी बार। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत मोहब्बत की बात की जा रही है, भारत को जोड़ने की बात की जा रही है। अब 26 दल जो हैं वो एक साथ आए हैं, इंडिया नाम उन्होंने रखा है। क्या आपको कोई उम्मीद बर नजर आती है? क्या आपको लगता है कि वाकई में जिस तरह से देश के जो मौजूदा हालात हैं उसमें मोहब्बत की बात करके, जोड़ने की बात करके इलेक्शन में जीत हासिल की जा सकती है? बुशरा, मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि मोहब्बत ही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नफरत तो यकीनन नहीं हो सकती, उसका तो कोई जगह इस देश में है ही नहीं। और हम गौतम बुद्ध, नानक, चिश्ती और गांधी के देश में रहते हैं। इन सारे लोगों ने मोहब्बत का ही पैगाम दिया है, नफरत की बात इनमें से किसी ने नहीं की। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि जहाँ सो कॉल्ड मुस्लिम पीरियड को विलेन बनाया जाता है हिस्टोरियन नई हिस्ट्री के ज़रिए से, उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि अमीर खुसरो नाम का भी आदमी इस मुल्क में पैदा हुआ, जो ना कोई बादशाह था, ना फौजी जनरल था, ना जिसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी। लेकिन हाँ, उसने अपनी शायरी, अपनी मोहब्बत और अपने पैगाम के ज़रिए से इस मुल्क के लोगों के दिलों पर राज किया और पिछले 800 बरस से वो लगातार कर रहा है। उसने नई ज़बान इजाद की जिसे हिंदवी के नाम से जाना गया। उसने एक नई नेशनलिटी हम लोगों को दी, जो हम आज इंडियन कहते हैं अपने आप को, हिंदी, और एक नाम दिया मुल्क का हिंदुस्तान, और एक शहरियत दी हिंदुस्तानियम। और जो शायरी उसने की फारसी, अरबी, खड़ी बोली, संस्कृत, इन सबको मिला करके एक नई जबान को जन्म दिया। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। देखिए भैया, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है जिसकी शुरुआत बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 में शुरू हुई थी, वो कट ऑफ डेट है और इस पर सारे हिस्टोरियन का कंसेंसस है। खुद हिंदुत्व का सबसे बड़ा आइडियोलॉग वीर सावरकर ने ये किताब लिखी है, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लिहाजा बहादुर शाह जफर इस देश के नेशनल मूवमेंट का पहला सेनापति था और आखिरी सेनापति महात्मा गांधी से। इन 90 सालों के अंदर जो ये लिखा गया, जो आंदोलन किया गया, उसी में ये तय हो गया था कि आज़ाद होने के बाद ये देश कैसा होगा। पाकिस्तान बन जाने के बाद एक लाइन का रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने की ज़रूरत थी कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन वो हमारे पुरखे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मैं मौलाना आज़ाद का नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें, वो कोई कम हिंदू नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस मुल्क की आवाम के साथ वायदा किया गांधी जी के नेतृत्व में कि पाकिस्तान भले ही बन गया हो, हम इस मुल्क को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और ये सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा। और उसी लिए जो कांग्रेस की विचारधारा थी, राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा, उसी के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर से संविधान बनाया गया और उस संविधान में सबको बराबरी के अधिकार दिए गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आज जो विचारधारा है, जो आप अपनी अगले साल कौमी वर्षगांठ मनाने जा रही है, उसके डीएनए में ही ये है नफरत है। उसके डीएनए में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक रंग का झंडा। तो उससे ये जो हमारा गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, जिसमें तमाम तरह के रंग बिखरे हुए हैं, भरे हुए हैं, उस पर अगर एक रंग लादा जाएगा तो फिर ये हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वो उतना खूबसूरत नहीं रह जाएगा जितना पिछले 1000 सालों से ये रहता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर तमाम लोग जो हम जैसे हम ख्याल लोग हैं, वो अगर कुछ चाहते हैं तो वो सिर्फ ये चाहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दैट्स इट।
यही यही वो चाहते हैं कि पीसफुली हम सब लोग जैसे पहले रहते थे उसी तरह से हमारा को एग्जिस्टेंस हो, जिसमें एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे के कल्चर का, मजहब का, हर चीज का ख्याल रखा जाए। लेकिन यहाँ तो एक रंग में ही सबको रंग देने का एक खुमार जो है, एक वो चढ़ा हुआ है। राकेश जी, मैं लौट के बुशरा आना चाहूंगी बुशरा जयपुर मुंबई एक्सप्रेस की जी के उस घटना पर। और मैं लगातार देख रही थी तमाम टीवी चैनल्स को, और मैं सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनको मैं पढ़ रही थी। वहां पर लगातार ये कहा गया कि दिमागी तौर पर वो शायद अनस्टेबल था। मेरा सवाल ये है कि अगर इस शख्स का नाम अगर कुछ और होता और मरने वाले किसी और धर्म के होते तो क्या तब भी इसी तरह की रीजनिंग दी जाती? दूसरा मेरा सवाल कि वाकई में अगर ये शख्स मेंटली अनस्टेबल था, इसकी काउंसलिंग चल रही थी, तो किस तरह से इसके पास वो ऑटोमेटिक राइफल थी, किस तरह से वो ड्यूटी पर तैनात था? तो क्या इसके लिए वो अफसरान जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने उसको ड्यूटी पर रखा रहा और उसके बावजूद नतीजा हमारे सामने है कि 4 बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी? क्या इसको आतंकी घटना नहीं कहा जाना चाहिए? जी बुशरा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले कुर्बान अली साहब ने हमारे हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की बात कही। संयोग से उन्होंने सावरकर की किताब का जिक्र किया। कुर्बान साहब, इस वक्त मेरे हाथ में है ये किताब, 1857 का स्वातंत्र समर, विनायक दामोदर सावरकर। मैं इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहता हूँ, मेरी एक किताब आने वाली है, सिंधिया और 1857। उस वजह से तमाम किताबें यहीं पास में है। यह सावरकर की किताब का प्रकरण 3 है। दिल्ली इसका शीर्षक है और बहादुर शाह जफर का रेखा चित्र है ऊपर। ये सावरकर इसमें बहादुर शाह जफर की अगुवाई में आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं और तारीफ लिख रहे हैं बहादुर शाह जफर की। लिख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक होकर बहादुर शाह की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ चलते चलते, चूंकि आपने हवाला दिया था उसका। अब बुशरा, आपके सवाल के जवाब पर आता हूं। मैंने कल रात को 12:30 बजे एक वीडियो बना जी। है कि इस सावरकर की बात को भी नहीं मानते। अगर हम और आप सावरकर को कोट करते हुए ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये लिखा, ना सिर्फ बहादुर शाह जफर बल्कि। आपकी आवाज चली, आवाज गई जी, आपके बात जी। मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए आपको, कि ये लोग तो बात को भी नहीं मान रहे, हम और आप कोट कर रहे हैं उनको। इसमें सिर्फ बहादुर शाह जफर की बात करने 10 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह को उनका सबसे बड़ा हीरो है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कि उस आदमी ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, उनको दांतों चने चबवा दिए। तो अब दिक्कत यही है कि भाई हम इतना खूबसूरत, पूरी दुनिया हमारे इस मुल्क का लोहा मानती है, तारीफ करती है कि देखिए असंभव है ऐसा मुल्क होना कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक इतने तरह के धर्म, इतनी तरह की भाषाएं, इतने तरह की जातियां, और ये लोग हजारों साल से एक साथ रहते आ रहे हैं, और आज उसी में मट्ठा डालने की कोशिश की जा रही है। यही मैं अर्ज कर रहा था। शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कुर्बान साहब। ये जो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के दरख्त में, उसकी जड़ों में जो मट्ठा डाल रहे हैं, उन पर ही आता हूं। और बुशरा जी का सवाल जो है उसी को लेकर है, मैं समझता हूं। तो कल रात को मैंने इस वारदात के बाद 12 बजे करीब एक वीडियो बनाया था, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हो रहा है। मैंने सीधे यही सवाल पूछे थे कि मुख्य धारा का मीडिया और स्थानीय प्रशासन, आरपीएफ के अधिकारी वारदात के बाद ये कैसे कह रहे हैं कि वो मेंटली स्टेबल नहीं था, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसकी दिमागी तंदुरुस्ती ठीक नहीं थी। नंबर 1, आपने जो सवाल पूछे मैंने उसमें कहा है कि वो छुट्टी से लौटा था। अगर आप विभाग को ये पता था उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो ड्यूटी कैसे कर रहा था? उसके पास इतना आधुनिक हथियार कैसे था? दूसरी बात, मुख्यधारा का मीडिया इतनी जल्दी ये साबित करने पर कैसे उतारू हो गया कि वो एक गुस्सैल आदमी था, वो एक सनकी था, वो एक सिरफिरार था। हाँ, मेरा तो हेडिंग ही यही है, मेरे चैनल पर जो हेडर है मैंने यही लिखा है कि सिरफिरा नहीं, चेतन कुमार चौधरी को आतंकवादी कहिए। मैं आपके चैनल पर डंके की चोट कह रहा हूं। जो बात मैंने कल सोमवार मंगल की दरमियानी रात कही, वो मैं फिर कह रहा हूं कि वो सिरफिरा नहीं था, वो आतंकवादी था। सिलसिलेवार समझ लीजिए उसकी वारदात को। वो एक कोच में पहले अपने ऑफिसर की हत्या करता है और उसके बाद वो दाढ़ी और कपड़ों को देखकर
हत्याओं का सिलसिला शुरू करता है, एक कोच से दूसरे कोच में जाता है, यानी पेंट्री कार में, पेंट्री के बाद S6 में पहुंचता है। क्या जिसकी जहनी हालत ठीक ना हो, क्या जो सिरफिरा हो, वो इतना चुनिंदा तरीके से मारेगा चुन चुन कर? वेस्टर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर का बयान है, पीसी सिन्हा का, मैंने उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि अपने अधिकारी को मारने के बाद जो सामने आया उसे मारता चला गया। आप देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग या किसी भी अखबार की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। पीसी सिन्हा कह रहे हैं कि वो उसके बाद, यानी टीकाराम मीणा को मारने के बाद उसके सामने जो आया उसे मारता चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसने कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं की है, वो बाकायदा चुनिंदा लोगों को तलाश कर उन्हें मार रहा था। लेकिन मीडिया ने उसे एक सेफ पैसेज दे दिया कि वो सिरफिरा था, गुस्सैल स्वभाव का था, उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, उसका नाम कुछ और होता, वो कोई अली होता, खान होता, मोहम्मद होता, तो इस देश में इस वक्त आग लगी हुई होती। मीडिया, प्रशासन, उनकी ट्रोल आर्मी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी नफरत का जलजला पैदा कर चुके होते कि हम और आप भी शायद इतनी आसानी से यहां बैठकर बात नहीं कर पा रहे होते। और एक आखिरी बात, पिछले 9-10 सालों में, यद्यपि यह सिलसिला 1925 से चल रहा है, हम इसको बहुत छोटे में नहीं माने, ये वक्फा बहुत लंबा है। 1925 से मेहनत की जा रही है, 98 साल हो गए लगातार ऐसा करते करते, तब ये मुल्क गृह युद्ध के कगार पर पहुंचा हुआ है। कुर्बान साहब ने चिंता जाहिर की थी, मैं साफ कह रहा हूं, हम सचमुच गृह युद्ध के कगार पर हैं। उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा, 300 लोग मरे थे। सरकार में बैठे लोग, उसके समर्थक तबके ने न जाने कौन सा अनजाना एक नाम ढूंढ करके एक स्टेशन मास्टर मुसलमान फलाने खान था और वो फरार है। पूरी घटना को एक साजिश, एक धर्म विशेष व्यक्ति के नाम को लपेट कर दुनिया के सामने इस तरह की बात परोसने की कोशिश की कि किसी मुसलमान ने पटरियों के साथ छेड़छाड़ करके वो रेल हादसा करवाया था। तो हम बहुत कठिन वक्त में गुजर रहे हैं। हम लगातार जो बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है, बिल्कुल बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है उसको लगातार हम ये देख रहे हैं। अगर मणिपुर के इंसिडेंट को भी हम देखें तो वहां पर देखें मैती जो है वो ज्यादा तादाद में है, कुकी जो है वो कम तादाद में है, और वहां पर भी आप ये देखें कि किस तरह से एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाया जा रहा है। और इसमें आंकड़े भी देखने बेहद महत्वपूर्ण है कि जो मरने वाले हैं उनमें किन समाज की जो है वो संख्या ज्यादा है, कुकी समाज की संख्या जो है वो कहीं ज्यादा है मैती समाज से। और साफ तौर पर नजर आता है कि एक टारगेटेड जो किलिंग है वो वहां पर की गई है। और अभी फिलहाल जिस तरह की घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं वो भी ये बताती हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें कोई बहुत सुकून देखने के लिए मिलेगा, कोई मोहब्बत की कोई बयार हमें देखने के लिए मिलेगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। 2024 तक और क्या कुछ देखना बाकी है, ये अब एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो बड़ी तादाद में मेरे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। और सवाल कई हैं और शायद एक प्रोग्राम के जरिए इन सवालों का जवाब ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। सवाल